मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी आयुष्मान योजना की सौगात। डीडीसी के चुनाव में कश्मीर ने दिखाया कि देश का लोकतंत्र है कितना मजबूत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम की घुसपैठ और बाढ़ की समस्या का समाधान करेगी भाजपा। इस अवसर पर विरोधी दलों पर भी किए गए कड़े प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे देश के साथ अपने विचार। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा कि प्रदेश में 1200 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 95.84% हुई। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के लिए योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने डीडीसी चुनाव का जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने ये दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव उन लोगों के लिए आईना है। दिल्ली में कुछ लोग प्रधानमंत्री को हर दिन लोकतंत्र सिखाना चाहते हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक और ऐतिहासिक सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना की शुरुआत की। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक इस योजना के दायरे में होगा। यानी जम्मू कश्मीर देश का पहला ऐसा क्षेत्र हो गया है जहां हर परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। इस स्कीम का एक और लाभ होगा जिसका जिक्र बार बार किया जाना जरूरी है। आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश में इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं वहां भी ये सुविधा आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न डीडीसी चुनावों को लोकतंत्र का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्टी ने सत्ता सुख को भी छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के विकास को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की भावना को मजबूत करने का काम कर रही है। इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सुरक्षा बल जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नीयत से हुए, ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बहाने सरकार पर निशाना साधने की कोशिश में लगे विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में
उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास को नई गति मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और शांति का माहौल भी बेहतर हुआ है। शांति के बगैर विकास असंभव है, शांति के बगैर टूरिज्म पनप पाना असंभव है। आज मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि 2014 से 2020 का ये 6 साल का कालखंड रहा है, वो जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद, 90 के दशक के बाद शांतिपूर्ण कालखंड के रूप में आने वाले दिनों में जाना जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि नए कृषि सुधारों ने जम्मू कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण हो या युवाओं के लिए अवसर की बात हो, कमजोर तबके के लिए कल्याण का लक्ष्य हो या फिर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी अधिकार, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हर संभव फैसले ले रही है। गुवाहाटी में कई योजनाओं के सिलसिले में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि असम में 2 समस्याएं प्रमुख हैं, पहले घुसपैठ और दूसरी बाढ़। बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो राज्य में घुसपैठ की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। पूर्वोत्तर दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को विकास परियोजनाओं की सौगात तो दी ही, इसके साथ ही वे अपने विरोधियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने असम में घुसपैठ और बाढ़ की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो राज्य में घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। असम की सबसे बड़ी समस्या 2 ही है, घुसपैठ और बाढ़। ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए। घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती है। गृह मंत्री ने कहा कि एक जमाने में यहाँ के सारे राज्यों में अलगाववादी अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथों में बंदूक पकड़ाते थे। आज वो सभी संगठन मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। एक जमाने में सारे राज्यों के अंदर सेपरेटिस्ट अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथ में बंदूक पकड़ाते थे। आज सारे हथियारी ग्रुप धीरे 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 मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और आज युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ, विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा कर कर अपने अष्टलक्ष्मी को भारत की अष्टलक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास हो रहे किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री ने चर्चा कर समाधान ढूंढने की अपील की। कुछ लोग कृषि सुधारों के लिए बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मैं सभी को आज के मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, सरकार के साथ चर्चा करिए और सरकार के साथ चर्चा कर कर समस्या का समाधान ढूंढिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के लिए कई मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें असम दर्शन योजना भी शामिल है। इसके तहत 8000 नाम घर लोगों को 2.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देना शामिल है। इसके अलावा गृह मंत्री ने गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज की आधारशिला, शहर में 3 फ्लाईओवर, राज्य के लिए 9 लॉ कॉलेज, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा स्थापित एक अत्यंत प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान व्रत दवाखान को बढ़ावा देने की परियोजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsoner.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसका क्षेत्रीय भाषा
भाषाओं में प्रसारण होगा। रात 8 बजे इसका दोबारा प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को दीव में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें दीव के IIT वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर के पहले शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन, खोखला के कमलेश्वर स्कूल का उद्घाटन, सौदवाड़ी में एक स्कूल के निर्माण के लिए आधारशिला, दीव सिटी वॉल पर 1.3 किलोमीटर हेरिटेज वॉक वे में सुधार, धरोहर स्थलों और जंपा एवं बाजार का संरक्षण एवं मोहरे की बहाली, फोर्ट रोड पर फल एवं सब्जी बाजार का उन्नयन, दीव जिले के पूरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के लिए विकास परियोजना का उद्घाटन शामिल है। राष्ट्रपति आज लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करने के लिए दीव फोर्ट का दौरा करेंगे। दीव में राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा को लेकर दमन एवं दीव की जनता की जागरूकता सराहनीय है। दीव के गवर्नमेंट कॉलेज में 50% जबकि पॉलिटेक्निक में 90% लड़कियों ने दाखिला लिया है, जिसके लिए दीव की जनता बधाई की पात्र है। शिक्षा ही मानव विकास का आधार होता है, इसलिए दीव में एजुकेशन हब स्थापित करने की संकल्पना सराहनीय है। यहाँ एक ही परिसर के अंदर स्कूल व कॉलेज से लेकर उच्च शिक्षा तक की सुविधाएं दी जा रही हैं। मुझे बताया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 50% से अधिक और पॉलिटेक्निक में 90% से अधिक बेटियों ने नामांकन कराया है। बेटियों की शिक्षा, विशेषकर वोकेशनल एजुकेशन के प्रति आप सबकी जागरूकता के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क पहनें, हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से सीमावर्ती जनपदों में कुछ केस बढ़े थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश का ये बड़ा अचीवमेंट है कि पूरी व्यवस्था में शुरू में मार्च में 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता थी, जो अब बढ़कर 1,90,000 टेस्ट प्रतिदिन किया जा रहा है। इसी अनुसार टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2.32 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि पूरे देश में अब तक का सर्वाधिक है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश में युवाओं में को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की एक कार्य योजना पर काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। सभी आयोगों को, निगमों को, परिषदों को, विभागों को निर्देशित किया है तथा उसकी लगातार समीक्षा भी चल रही है कि उनके यहाँ जितनी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया तेज की जाए और पारदर्शी तरीके से ये रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की जाए। और ये 4 लाख नौकरियां 4 साल में देने का लक्ष्य है, जो कि लगभग पूरा हो रहा है। और इस प्रक्रिया को और इस अभियान को तेजी से अगले वर्ष इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1,102 नए मामले सामने आए हैं और 1,368 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में 15,875 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 5,56,912 कोरोना संक्रमित मरीज कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 95.84% हो गई है। कोरोना के संक्रमित मरीजों में से 8,293 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,102 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,368 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन की संख्या घटकर के 15,875 हो गई है। संक्रमण के पश्चात जो अब तक कुल संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं और डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,56,912 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत इस समय प्रदेश में
95.84% चल रहा है, 95.84%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,293 व्यक्तियों की आज तक मृत्यु हुई है। मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से इन्हें संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमाफिया, खनन माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजा जाए क्योंकि ये किसानों के लिए समस्या बन जाती है। ODOP के तहत मथुरा के उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री दोनों को लेकर उन्होंने इसे प्रोत्साहित करने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 की समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी रिकवरी दर 95.07% है, जबकि मृत्यु दर केवल 1% है। लेकिन इससे बचाव के लिए लोगों को सचेत रहना होगा। इस अवसर पर सतीश महाना ने कहा कि अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सस्पेंड कर दिया गया उसके ऊपर क्या बताना है? अगर किसी ने गड़बड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वही है निर्णय, उसके ऊपर कुछ देखिए, जहां जहां की शिकायत मिलती है, जहां जहां संज्ञान में आता है, किसी को भी किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई साहस कर सकता है और ये बात संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो किसी एक अधिकारी के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में अमेठी जनपद में 80 करोड़ की लागत से बनी सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और खादी ग्रामोद्योग की ओर से अपना रोजगार शुरू करने वाले लोगों को 10 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रायबरेली में भी कमल खिलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमेठी के लोग भाग्यशाली हैं कि उनको स्मृति ईरानी जैसा नेतृत्व मिला है, जो लगातार अमेठी वासियों के विकास की चिंता करती हैं। साल 2019 से सांसद के नाते मैंने जो आग्रह अमेठी की जनता की ओर से यहाँ पर प्रस्तुत किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें स्वीकारा। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर पधारे थे। लगभग 80 करोड़ के काम उन्होंने जनता को समर्पित किए। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि 5 अरब रुपए का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने सांसद बनने के बाद यहाँ किया है। ये एक सत्य और भी है कि 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन यहाँ पर चाहे पुल का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो अथवा जनधन खाता खोलना हो या गरीब का टॉयलेट बनाना हो, ये सभी काम तब संभव हुए जब अमेठी की जनता ने नरेंद्र मोदी और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया। 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। 5 अरब से अधिक की परियोजनाएं यहाँ की हमारी जो लोकप्रिय सांसद तो 19 में बनी है, लेकिन 2014 में भी चुनाव लड़ी थी दीदी स्मृति ईरानी जी और हमारे यहाँ के सभी लोकप्रिय विधायक, हमारे मंत्रिपरिषद के साथ ही सब लोगों ने लगातार यहाँ की जनता की समस्याओं को रखा और उसके समाधान के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और अमेठी ईमानदारी के साथ अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि सरकार ने श्रमिक कानूनों में बदलाव किया है। अब 44 श्रमिक कानूनों को बदलकर 4 कोड में कर दिया गया है। सरकार श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर उनके हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। कानून को लेकर सुझाव को मांगा गया है। कानून अंतिम प्रक्रिया में चल रहा है। 31 दिसंबर को मजदूर संगठन बात करेंगे तो वहीं 5 जनवरी को श्रमिक संगठन अपना सुझाव सरकार को देंगे। उन्हें लगता है कि 15 जनवरी के बाद श्रमिक कानून अपना अंतिम रूप ले लेगा। न श्रमिक के कानूनों में बदलाव हो गए। 44 कानूनों को 4 कोड्स में बदल दिया गया है। इस समय अंतिम प्रक्रिया में ये कानून चल रहे हैं कि उनमें जो कानून जोड़े जाने हैं, बातें जोड़ी जानी है, उसके हिसाब से लोगों से बात कर रहे हैं। कल भी मैंने दिल्ली में सारे मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया था और उनसे उनके सुझाव मांगे थे। 2 मजदूर संगठनों पर सुझाव देने की तारीख 31 तारीख है और बाकी 2 के ऊपर 5 तारीख है। तो इन 5 तारीख के बाद जो मजदूर संगठन सुझाव देंगे उन पर विचार करके 15 तारीख तक तय हो जाएगा और हमें उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत होते होते इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
प्रदेश में जाति सूचक लिखित वाहनों का सड़क पर चलना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र की शिक्षिका द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में उत्तर प्रदेश के वाहनों पर जाति सूचक को लेकर शिकायत की गई थी और इसे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्र ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जाति सूचक संबोधन वाले वाहनों को धारा 177 के तहत चालान किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 25 दिसंबर की रात से प्रदेश के 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वोटर लिस्ट और आरक्षण सूची और परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। प्रदेश सरकार ने सारे प्रधानों के कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं कि उन्होंने सरकारी धन का उपयोग सही ढंग से किया है या नहीं। जिला पंचायत अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों की जांच की जाएगी। यदि किसी प्रधान द्वारा धन में गड़बड़ी करने के साक्ष्य मिलते हैं या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो कई प्रधान चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। हापुड़ जनपद में प्रधानमंत्री आवासीय योजना गरीबों के लिए लाभकारी साबित हुई है। पीएम आवासीय योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। योजना का लाभ मिलने से पहले लाभार्थियों को कच्चे मकानों में ठंड और बरसात में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ मिलने के बाद अब वो पक्के मकान में रह रहे हैं, बरसात और ठंड से बच रहे हैं। लाभार्थी सुरेश, मालती, नीलम और प्रीति का कहना है कि पीएम आवास योजना का लाभ मिलने से पहले उनका मकान कच्चा था। उनके मकान पर पक्की छत भी नहीं थी। उनको ठंड में सर्दी का भी सामना करना पड़ता था। पीएम आवास का लाभ मिलने के बाद उनकी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। जी, हमारा कच्चा मकान था। जब से हमें ये पता लगा कि मोदी जी ने मकान बनवाए हैं तो हमने फार्म भरा। तो फार्म भर के हमने सुविधा कर ली, अपने लिए पक्का मकान बना लिया है। हमें पानी की भी बहुत परेशानी थी और कच्चा मकान था, हमें सर्दी भी लगा करती थी। अब उससे सर्दी नहीं लगती। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बना है। पहले हमारा कच्चा मकान था, बहुत दिक्कतें होती थी, बरसात में परेशान हो जाए करते थे। फिर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया और हमारा मकान बन गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ने बहुत अच्छा काम करा है। हम तो ये चाहते हैं कि आगे से आगे और लोग भी इस योजना का लाभ उठाएं। मोदी जी की तरफ से योजनाएं थी, इसका लाभ मिला है। हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, बहुत धूल मिट्टी थी, घर में पानी टपकता था और हमने बहुत परेशानी झेली है। बस इस वजह से हमने फार्म भरा था, उसमें पैसे आए थे 2.5 लाख का। तो उसमें 3 किस्तें हैं। वो तीन किस्तों द्वारा हमें पैसा मिला है और हमने अब पक्का घर बनाया, उसी में हम रह रहे हैं। मोदी जी का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मैंने जो प्रधानमंत्री मोदी योजना से जो मकान बनाया है, अब से पहले मेरे मकान की स्थिति ऐसी थी कि जाड़ों में हमारे रहने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारा ठिकाना बिल्कुल ख़राब था। हमें जैसे ही पता लगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हम ये प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हमने अधिकारियों से बात की, अपने जो कागज़ हैं वो दिए। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री मोदी योजना से फार्म भरा। अधिकारियों ने खूब अच्छा कोऑपरेट किया है मकान के पैसे दिलवाने में, और अब हम अपने मकान में हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान बनवाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं मोदी जी को। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का बेहतरीन उदाहरण उन्नाव अजगैन के भौली गांव में देखने को मिला। इस गांव की महिलाएं अपनी जरूरतों के लिए शहर का रुख बेहद कम करती हैं, क्योंकि उन्होंने इसी गांव में सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर जैसे उद्यम का प्रशिक्षण प्राप्त करके गांव में ही रोजगार जुटा लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान की महामंत्री डॉक्टर श्रेया प्रजापति ने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पत्र देते हुए कहा कि सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति की प्रेरणा स्रोत ये गांव बन रहा है, जहां के गांव की लड़कियां स्वावलंबी बनकर जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। स्वावलंबन, आत्मसम्मान और सुरक्षा
महिलाओं को प्रदेश में और महिलाओं को और बालिकाओं को दी जाए। तो उसी के क्षेत्र में ये एक नया कदम यहाँ पर निर्मल जन कल्याण शक्ति और ललित कला संस्थान द्वारा यहाँ पर भौली गांव में उन्नाव में शुरू किया गया है। और उसी स्वावलंबन के क्षेत्र में यहाँ लगभग 60 बच्चियों को सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे करके और उनको चित्रकला का और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेनिंग कर चुकी कई लड़कियाँ और महिलाएं अपने पैरों पे खड़ा होकर रोजगार कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं। गांव में ही रोजगार उनको मिला है। उत्तर प्रदेश के होमगार्डों के लिए सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश से होमगार्डों में खुशी की लहर है। नए अध्यादेश में ड्यूटी के दौरान अपंग होने वाले होमगार्ड के परिवार को नौकरी दी जाएगी, जिससे उसके जीवन यापन में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। कमांडेंट जनरल होमगार्ड विजय कुमार ने बताया कि होमगार्डों की पारिवारिक स्थिति इस अध्यादेश के आने के पहले होमगार्ड के जवान अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करते थे। अगर ड्यूटी के दौरान कोई हादसा हो जाता था तो उनको सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं होती थी और उनकी नौकरी भी खत्म हो जाती थी, जिससे सुचारू रूप से चलने वाला एक परिवार पूरी तरह से बिखर जाता था। पूर्व में जो हमारे होमगार्ड अपंग हो जाते थे उनकी ड्यूटी तो समाप्त हो जाती थी, लेकिन उनको किसी प्रकार की रिलीफ भी नहीं मिलती थी और किसी भी प्रकार के उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन इस अध्यादेश के बाद अब जो अपंग हो जाएंगे, जो ड्यूटी करने योग्य नहीं रहेंगे, उनके पात्र आश्रितों को नौकरी दी जाएगी ताकि वह अपना उनको सपोर्ट किया, उनका परिवार अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें और वो जीवन यापन कर सकें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे होमगार्ड्स में बहुत उत्साह है और जो और उत्साह से ड्यूटी करेंगे, अपने कर्तव्य पालन को ठीक से करेंगे, क्योंकि अब उन्हें ये सुनिश्चित होगा कि वो उनके आश्रितों को, पात्र आश्रितों को नौकरी मिलेगी। होमगार्ड के जवान उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते थक नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं था, लेकिन हमारे अधिकारियों की कोशिश और सरकार के इस अध्यादेश से अब जीवन सुरक्षित लगने लगा है। बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत बढ़िया है। कम से कम कुछ तो मिलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब एक आदमी को नौकरी मिल जाएगी, या लड़का हो या उसकी बीवी हो, कोई भी हो, बहुत अच्छी चीज है। सरकार की तरफ सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत हमारे लोगों के लिए अच्छा किया। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी आयुष्मान योजना की सौगात। डीडीसी के चुनाव में कश्मीर ने दिखाया कि देश का लोकतंत्र है कितना मजबूत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम की घुसपैठ और बाढ़ की समस्या का समाधान करेगी भाजपा। इस अवसर पर विरोधी दलों पर भी किए कड़े प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे देश के साथ अपने विचार। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा, प्रदेश में 1202 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 95.84% हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।